गांव के पुराने बाजार के एक कोने में, जहां धूल और शोर का बसेरा था, वहीं रघु अपनी छोटी सी दुनिया सजाए बैठा था। पीढ़ियों से उसके हाथों में मिट्टी को आकार देने का जादू था, लेकिन वक्त की मार ने उस जादू को मात्र पेट भरने का जरिया बना दिया था। अरे रघु, क्या गजब की गर्मी है आज भाई। ऐसा लग रहा है आसमान से आग बरस रही है। आज तो बोनी भी नहीं हुई। तेरा क्या हाल है? वही हाल है भैरव भाई। सुबह से बस 2 दिए बिके हैं, वो भी 10 रुपये के। लोग अब मिट्टी की चीजें कहाँ पसंद करते हैं। सबको चमक दमक चाहिए, जैसे तुम्हारे ये प्लास्टिक के खिलौने। अरे काहे की चमक दमक रघु? 50 का माल 60 में भी नहीं निकलता, और ऊपर से ये नगर निगम वालों का डर। हर घजी सर पर तलवार लटकी रहती है। मुझे तो लगता है ये धंधा छोड़कर अब मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कम से कम शाम को सुकून की रोटी तो मिलेगी। सही कह रहे हो भाई। बापू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने महंगी दवाइयां लिखी हैं। समझ नहीं आ रहा, पेट काटूं या बापू का इलाज कराऊं। महंगाई ने तो हम गरीबों की कमर ही तोड़ दी है। दोनों अपनी मुसीबतों का रोना रो ही रहे थे कि तभी बाजार में भगदड़ मच गई। सायरन की आवाज गूंजने लगी। नगर निगम की गाजी अतिक्रमण हटाने आ पहुंची थी। चलो चलो, हटाओ ये सब कूड़ा कबाड़ा यहाँ से। कितनी बार समझाया है कि सड़क पर दुकान मत लगाया करो, लेकिन तुम लोगों के कान पर जूं नहीं रेंगती। उठा अपना ये मिट्टी का ढेर। साहब, बस आज भर रहने दीजिए। त्योहार आने वाला है। 2 पैसे कमा लूंगा तो बापू की दवाई आ जाएगी। हम तो कोने में बैठे हैं साहब, किसी का रास्ता नहीं रोक रहे। दवाई और त्योहार की कहानियां मुझे मत सुना। ऊपर से सख्त ऑर्डर है, गांव को स्मार्ट सिटी बनाना है। तुम जैसे लोग सड़कों की खूबसूरती खराब करते हो। अगर 5 मिनट में यहाँ से नहीं हटे तो सारा सामान जब्त कर लूंगा और चालान अलग से कटेगा। अरे रघु, बहस मत कर। इस बार मामला गर्म लग रहा है। ये खन्ना बहुत टेढ़ा आदमी है। हफ्ता देने पर भी नहीं मानता। जल्दी समेत भाई, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन भाई, आज तो कमाई भी नहीं हुई। घर क्या लेकर जाऊंगा? जान बची तो लाखों पाए। चल जल्दी हाथ चला। बेबस रघु और भैरव को अपना सामान समेटना पड़ा। जिस जगह वे सालों से बैठ रहे थे, आज वहां से उन्हें अपराधी की तरह खदेड़ दिया गया। रघु सिर पर मिट्टी के बर्तनों की टोकरी और हाथ में अपना चाक लिए भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। आ गए आप? आज इतनी जल्दी? और आपके हाथ में कुछ नहीं है? बापू सुबह से दर्द से करा रहे हैं। आपने कहा था आज दवाई जरूर लाएंगे। क्या करता सुधा, आज बाजार में बैठने ही नहीं दिया। नगर निगम वालों ने सबको भगा दिया। कह रहे थे अब वहां कभी दुकान नहीं लगा सकते। बेटा रघु, तू मेरी चिंता मत कर। मेरी उम्र हो गई है, अब तो बस ऊपर वाले का बुलावा आने वाला है। तू अपना काम मत रोक। ऐसी बातें मत करो बापू। मैं हूं ना, मैं कल कोई नई जगह ढूंढूंगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा तो बहुत हो गई। घर में आटा भी खत्म होने को है। अगर कल काम नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे? और बापू की दवाई कैसे आएगी? तुम चिंता मत करो सुधा, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। गांव बड़ा है, कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी। रात गहरी हो गई, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ पिता की बीमारी, दूसरी तरफ रोजगार छिन जाने का डर। अगली सुबह उम्मीद की एक नई किरण लेकर रघु फिर घर से निकला। ए भाई, क्या कर रहा है यहाँ? अंधा है क्या? दिखता नहीं यहाँ मेरी दुकान है? सेठ जी, बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं कोने में बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगा।
आपकी दुकान आने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। भाग यहाँ से। यहाँ धूल मिट्टी उड़ाएगा तो मेरे कपड़े कौन खरीदेगा? ये कोई धर्मशाला नहीं है। जा, कहीं और जा। रघु जहाँ भी जाता उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। गांव की चकाचौंध में एक गरीब कुम्हार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी रघु की जेब खाली थी। क्या हुआ सुधा, तुम बाहर क्यों खजी हो? बापू ठीक तो है? बापू की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। पड़ोस के वैद्य जी आए थे। उन्होंने कहा है कि गांव के बड़े डॉक्टर की पर्ची वाली दवाई अभी देनी होगी, वरना क्या? वरना वो रात नहीं निकाल पाएंगे। वो इंजेक्शन बहुत महंगा है, 500 रुपये लगेंगे। 500 रुपये? मेरी जेब में तो 5 रुपये भी नहीं है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन बापू को बचा लीजिए। रघु के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसे लगा जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। तभी उसकी नजर अपने पुश्तैनी चाक और तैयार किए गए मिट्टी के बर्तनों के ढेर पर पारी। यह वही चाक था जिसे उसके बापू ने उसे विरासत में दिया था। मेरे पास एक ही रास्ता है सुधा। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं ये सामान बेचने जा रहा हूँ। क्या? लेकिन यही तो आपकी रोजी रोटी है। अगर चाक और औजार बेच दिए तो काम कैसे करेंगे? अगर बापू ही नहीं रहे तो काम का क्या करूँगा? मैं मजदूरी कर लूंगा, पत्थर तोलूंगा, लेकिन बापू को मरने नहीं दे सकता। रघु ने अपने हाथों से अपनी कला, अपना भविष्य बेच दिया। उन 600 रुपयों में उसे अपने पिता की जान नजर आ रही थी। वह दौड़ता हुआ दवाई की दुकान पर गया, इंजेक्शन खरीदा और पागलों की तरह घर की ओर भागा। सुधा, सुधा, मैं दवाई ले आया। जल्दी पानी लाओ। बापू, बापू कहाँ है? सुधा, बापू सो गए क्या? देखो, मैं इंजेक्शन ले आया हूँ। अब वो ठीक हो जाएंगे। बापू, ओ बापू। वो चले गए। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आखिरी सांस ली। जाते जाते बस आपका नाम ले रहे थे। रघु के हाथ से दवाई की शीशी छूटकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। जिस पिता के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। बाहर आसमान में काले बादल घेर आए थे, जैसे प्रकृति भी एक कलाकार की बदनसीबी पर शोक मना रही हो। रघु ने बापू के पैरों को पकड़ा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं हार गया बापू, मैं हार गया। न मैं आपका बेटा बन सका, न एक कुम्हार। अब मैं क्या करूंगा? किसके लिए जीऊंगा? उस रात रघु के घर में चूल्हा नहीं जला। भविष्य की चिंता और वर्तमान का दुख दोनों ने मिलकर रघु को तोड़ दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत है। सुनिए, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कब तक चलेगा? घर में राशन खत्म हो गया है। बापू तो चले गए, लेकिन हमें तो जीना ही पड़ेगा ना। जीना? इसे जीना कहते हैं सुधा। जिस पिता के लिए सब कुछ बेचा, वो नहीं रहे। जिस हुनर पर घमंड था, वो भी बिक गया। अब मेरे हाथ खाली हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हिम्मत मत हारिए। आप तो कहते थे कि वक्त की मार इंसान को मजबूत बनाती है। जाइए, गांव जाइए, कोई छोटा मोटा काम मिल ही जाएगा। कब तक हम पड़ोसियों के रहम और करम पर जिएंगे? ठीक कहती हो, आज ही निकलता हूँ। शायद मजदूरों की मंडी में कोई काम मिल जाए। रघु भारी मन से घर से निकला। जिन हाथों ने आज तक सिर्फ कोमल मिट्टी को आकार दिया था, आज उन हाथों को पत्थर और सीमेंट उठाने के लिए मजबूर होना पा रहा था।
गांव के लेबर चौक पर मजदूरों की भीड़ थी। रघु भी एक कोने में खसा हो गया। ए नए वाले, क्या कर रहा है? बारात में आया है क्या? जल्दी जल्दी पैर चला, ऊपर मसाला खत्म हो गया है। जी मालिक, अभी ले जा रहा हूँ। अरे भाई संभल के, लगता है तूने पहले कभी ये काम नहीं किया। तेरे हाथ देखो कितने मुलायम हैं। तू तो किसी कलाकार जैसा लगता है। कलाकार ही था भाई, कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन किस्मत ने ईंटें उठवा दी। मिट्टी वही है, बस रूप बदल गया है। पहले इसे संवारता था, अब इसका बोझ उठा रहा हूँ। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद रघु को शाम को 300 रुपये मिले। उसका शरीर टूट रहा था, कमर में इतना दर्द था कि सीधा खसा होना भी मुश्किल था, लेकिन पेट की आग और सुधा का चेहरा उसे घर की ओर खींच लाया। अरे रघु, ये क्या हालत बना रखी है भाई? तू तो पहचानने में भी नहीं आ रहा, पूरा धूल मिट्टी में सना है। बस भाई, वक्त का फेर है। बापू के जाने के बाद चाक बिक गया, अब पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। तू सुना, तू तो बबे ठाठ में लग रहा है। हाँ भाई, मैंने वो खिलौने बेचना छोड़ दिया। एक सेठ की दुकान पर नौकरी मिल गई है, एसी में रहता हूँ, महीने के पगार मिलती है। तू भी क्यों नहीं आ जाता? वहां गोदाम में सामान उठाने के लिए लड़के की जरूरत है। ये ईंट गारा ढोने से तो अच्छा ही है। पता नहीं भैरव, मुझे लगता है कि मैं अपनी मिट्टी से दूर होता जा रहा हूँ, लेकिन अभी मजबूरी है। तू बात करके देखना। ठीक है, मैं सेठ से बात करूंगा, लेकिन भाई वो कुम्हार वाला भूत सिर से उतार दें। अब उस काम में कुछ नहीं रखा। देख तेरी क्या हालत हो गई है। रघु घर पहुंचा। उसने सुधा के हाथ में रुपये रखे। सुधा ने उसके छालों भरे हाथ देखे और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रात को खाना खाकर रघु अपने बापू की पुरानी कोठरी में गया, जहां कभी उसका चाक रखा होता था। अब वो जगह खाली और वीरान थी। बापू, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी विरासत नहीं बचा पाया। आज जब ईंटें उठा रहा था तो लगा जैसे कोई मेरे वजूद को कुचल रहा है। मेरा दम घुटता है बापू, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं मजदूर बनकर नहीं जी सकता। रघु बेटा, तू क्यों रोता है? चाक बिका है, तेरा हुनर तो नहीं बिका ना? लेकिन बापू, बिना औजार के मैं क्या करूं? और लोग अब मिट्टी के बर्तन खरीदते ही कहाँ हैं? सब प्लास्टिक और स्टील के पीछे भाग रहे हैं। बेटा, लोग चीज नहीं खरीदते, लोग कला और कहानी खरीदते हैं। तू वही पुराने मटके और दिए बनाता रहा, इसीलिए हार गया। समय बदल गया है तो तुझे भी बदलना होगा। याद है, मैंने तुझे वो खास मिट्टी तैयार करना सिखाया था जो पत्थर जैसी मजबूत होती है। और वो संदूक जो मैंने कोठरी के ताक पर रखा था, उसे खोल, उसमें तेरी जीत का राज छिपा है। संदूक? कौन सा संदूक बापू? मेरी पुरानी यादों का संदूक। जा बेटा, अपना रास्ता खुद बना। रघु ने कांपते हाथों से बक्सा नीचे उतारा, कपड़े से धूल सान की और उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी थी। ये उसके बापू की डायरी थी जो उन्होंने जवानी के दिनों में लिखी थी। अरे, ये तो डिजाइन्स हैं। बापू ने ये सब कब सोचा? उन्होंने कभी ये बनाए क्यों नहीं? रघु की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के थे। उसे समझ आ गया था कि उसे अब साधारण कुम्हार नहीं बल्कि एक कलाकार बनना है। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी थी, सामान लाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज काम पर नहीं जाना? देर हो रही है। सुधा, मैं अब मजदूरी नहीं करूंगा। मैं फिर से मिट्टी का काम शुरू करूंगा, लेकिन इस बार मटके नहीं, कुछ और बनाऊंगा।
देखो बापू की डायरी। लेकिन सामान कैसे आएगा? चाक तो बिक गया, मिट्टी और रंगों के लिए पैसे कहाँ हैं? कल की दिहाड़ी तो राशन में खत्म हो गई। जानता हूँ, शायद मेरी किस्मत में बस इंटें ढोना ही लिखा है। बिना पूंजी के काम कैसे शुरू होगा? नो। ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरी माँ ने शादी में दी थी, इसे बेच दीजिए। नहीं सुधा, कभी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। हमने सब कुछ खो दिया। अब मैं तुम्हारे गहने नहीं बेच सकता। मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन ये पाप नहीं करूंगा। सुनिए, गहने औरत का श्रृंगार होते हैं, लेकिन पति का आत्मसम्मान उससे बड़ा होता है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो ये पायल मेरे किस काम की? इसे बेचिए और वादा कीजिए कि आप इस चांदी को मिट्टी में मिलाकर सोना बना देंगे। सुधा, तुम साक्षात देवी हो। मैं वादा करता हूँ सुधा, तुम्हारी इस पायल की हंकार बेकार नहीं जाएगी। मैं साबित करूंगा कि मिट्टी की कीमत भी सोने से कम नहीं होती। रघु ने पायल बेचकर जो पैसे मिले उनसे बेहतरीन मिट्टी और रंग खरीदे। उसने दिन रात एक करके बापू की डायरी में बने डिजाइनों को हकीकत में उतारा। ये आम मिट्टी के बर्तन नहीं थे, बल्कि कला के नमूने थे। अरे वाह भाई साहब, ये मिट्टी के गहने हैं। यकीन नहीं होता कितनी बारीक नक्काशी है। जी बहन जी, ये हाथ का काम है, बिल्कुल हल्का और मजबूत। पहनकर देखिए। मुझे वो नीला वाला सेट चाहिए। अरे भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ऐसी चीज तो बड़े मॉल में भी नहीं मिलती। कीमत क्या है? सिर्फ 150 रुपये। 50? अरे भाई 300 ले लो, पर ये मुझे दे दो, कहीं और न बिक जाए। देखते ही देखते रघु का सारा सामान बिक गया। जिस बाजार ने उसे धक्के मारकर निकाला था, आज वही बाजार उसकी कला का दीवाना हो रहा था। रघु की आंखों में चमक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बापू को धन्यवाद दिया। 6 महीने बाद सुधा, जरा वो ऑर्डर रजिस्टर लाना। गांव के बड़े होटल से 500 सजावटी लैंप का ऑर्डर आया है। हमें और कारीगरों की जरूरत पड़ेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बापू का आशीर्वाद और आपकी मेहनत रंग लाई। अरे भैरव भाई, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। रघु भाई, मेरी नौकरी छूट गई। वो सेठ बहुत गाली गलौज करता था। सुना है तेरा काम बहुत बढ़ गया है। क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैं गोदाम संभाल लूंगा। अरे पगली, ये तेरी ही दुकान है। मेरे पास काम बहुत है और भरोसेमंद आदमी की कमी है। तू आज से ही गोदाम संभाल ले। रघु ने पुरानी दोस्ती का मान रखते हुए भैरव को काम पर रख लिया। लेकिन इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। रघु की तरक्की देखकर भैरव के मन में ईर्ष्या का सांप रेंगने लगा। उसे लगने लगा कि हम दोनों साथ में फुटपाथ पर थे। आज रघु मालिक है और मैं नौकर। किस्मत, सब किस्मत का खेल है। कल तक मेरे साथ प्लास्टिक बेचता था, आज सरजी बना बैठा है और मैं यहाँ बक्से उठा रहा हूँ। अगर इसका ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। जलन इंसान को अंधा कर देती है। भैरव ने रघु के सबसे बड़े ऑर्डर होटल के लिए तैयार किए गए 500 खास लैंप्स वाले शेड की तरफ देखा। उसने अपनी बीड़ी पी और जलती हुई तीली सूखी घास और लकड़ी के बक्सों पर फेंक दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज शाम को डिलीवरी देनी थी। होटल वाले मुझ पर मुकदमा कर देंगे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सुधा, ये रहा आपका दोस्त। इसके कपड़ों से केरोसिन की बदबू आ रही है और सीसीटीवी में यही दिख रहा था। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दे भाई, मेरी मति मारी गई थी। तेरी तरक्की मुझसे देखी नहीं गई। मुझे लगा तू बर्बाद हो जाएगा तो हम फिर बराबर हो जाएंगे। मुझे जेल मत भेजो रघु।
बराबरी? अरे भैरव, मैं तुझे अपना भाई मानता था। अगर तू मांगता तो मैं तुझे आधी दुकान दे देता, लेकिन तूने मेरी कला को जला दिया।